हेलो दोस्तों, आर के क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार सवाल का आप सभी का स्वागत करता हूं। न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारे चल रही है, जिसमें आज हम दोहरा शतक लगाने वाले हैं और लगा चुके हैं दोहरा शतक। क्लियर दोस्तों, दोहरा शतक लगाने से पहले कुछ घटनाएं ऐसी विचित्र घटित हुई जिससे थोड़ा सा क्या कि ब्रेक्स आ गया था, और यही वजह है कि मेरे वीडियो की जो लेंथ है ना, वो मैं बढ़ाना तो चाहता हूँ कि 1.5 घंटे के लगभग हो जाए, लेकिन थोड़ा सा क्या कि उससे बाहर आने में समय लग रहा है। लेकिन जो चीजें आपके सामने आ जाती है ना, वो 100% ऑथेंटिक और एकदम एक्यूरेसी के साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही सामने आती है। क्लियर दोस्तों, न्यूमेरिकल एनालिसिस और ग्रेजुएशन के पार्ट की जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें आप 90 to 95% कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ग्रेजुएशन का जो पार्ट है वो कितना कंप्लीट हो चुका है अपना। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपके ग्रुप थ्योरी वाला जो पार्ट है, बहुत अच्छे ढंग से मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। रियल एनालिसिस भी, कॉम्प्लेक्स भी आपके कंप्लीट हो चुकी है, कैलकुलस भी आपके कंप्लीट हो चुकी है। एक एक पॉइंट को देख लें भले आप। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट हो चुकी है आपकी, वेक्टर कैलकुलस भी कंप्लीट हो चुकी है, ये भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है 3 डायमेंशन। स्टैटिक्स डायनेमिक्स अभी अपनी कंप्लीट नहीं हुई है। क्लियर, स्टैटिक्स डायनेमिक्स क्यों नहीं हुई है? वैसे तो ये ग्रेजुएशन में लिखा हुआ पार्ट है, लेकिन क्या कि 11th-12th का जो पार्ट है ना, पुरानी वाली जो बुक्स, उससे मैं पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाऊंगा। क्लियर, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा कि सर एलपीपी और एनए की तो चर्चा कर रहे हैं, स्टैटिक्स डायनेमिक्स का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कहीं पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? यार भाई पढ़ाऊंगा। क्लियर, एलपीपी वैसे एक बार आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर, और न्यूमेरिकल एनालिसिस और डिफरेंस इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, ये वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे विद इन 2-3 डेज में, 4 डेज मान लो, इतने में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, एक बात बताओ, जो पार्ट बाकी रहा ना, ये आपके 5% से ज्यादा नहीं है। स्टैटिक्स डायनेमिक्स एंड एलपीपी ये 5% से ज्यादा नहीं है, तो 95% के अप्रोक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं आपको कि ग्रेजुएशन का रिवीजन शुरू नहीं करोगे क्या? या इसको मैं कहूंगा तभी काम चलेगा? आपकी भी तो कुछ थोड़ा सा आप खुद भी सोचिए कि यार सर का पूरा होने के बाद इंतजार करने की। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार एक बार इनका पूरा होने दो, फिर हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे। अपने हिसाब से पढ़ रहे हो आप, घर पे तो बैठे हो, मेरे हिसाब से तो एक लेक्चर आता है केवल। क्लियर, तो दोस्तों आपको ग्रेजुएशन की जो वापस रिवीजन की जो सीरीज है वो भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट की मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ जो रेगुलर बने हुए हैं, जो मेरी 7 टेस्ट, जो प्रीवियस जो 11th-12th का जो पार्ट है उसकी 7 टेस्ट की जो सीरीज है, उसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है, मैं देखता हूं उनको। और जो स्टूडेंट नहीं दे रहे हैं, डीले चल रहे हैं, वो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्लियर, फिर आप खुद के गुनहगार खुद ही हो। मैं आप लोगों से एक बात और कह रहा हूं कि ग्रेजुएशन की टेस्ट सीरीज भी मैं आप लोगों के लिए 10 दिन बाद शुरू करने वाला हूं। उसकी प्लानिंग भी मैं आप लोगों को वक्त दूंगा, पूरा 10 डेज पहले ही मैं अनाउंस कर दूंगा कि ये नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है ग्रेजुएशन के लिए। क्लियर, तो टेस्ट सीरीज ग्रेजुएशन की इस प्रकार चलेगी जिसमें आपके, जैसे मैंने इसमें 10 डेज का गैप दे रखा है, उन्हीं 10 डेज में इनके लिए भी 10 डेज का ही गैप मिलेगा, लेकिन उनके जो 5 दिन, जैसे उसका टेस्ट हम ले रहे हैं 1 तारीख को, 10 तारीख को, 20 और 30 ऐसे ले रहे हैं, तो इसका हम कैसे लेंगे? 5, 15, 25 ऐसे इस प्रकार लेंगे। क्लियर, मैनेज करना आप लोगों को। तो स्टूडेंट, इसकी भी हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ग्रेजुएशन में जो मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करी है, आप लोगों ने भी उतना ही मुझे वापस मतलब भरपूर प्यार दिया है कि सर हाँ, ग्रेजुएशन जो है हम इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो कब कर पाएंगे? जब आप इसमें से 30+ या 35 तक क्वेश्चन सही करते हो ना, तब मेरा दिल कहेगा कि हाँ यार, मैंने जो मेहनत की है उसका वापस मुझे प्रतिफल मिला है। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ग्रेजुएशन में आप बहुत अच्छा करोगे। क्लियर, बस आप लोगों को रिवीजन करना है बहुत अच्छे ढंग से। ये चीजें बार बार दिमाग में आती रहती है कि सर मैंने अगला पढ़ा, पुराना भूल जाता हूँ, ऐसे ही चलेगा? चलेगा ये तो बिल्कुल, एग्जाम तक भी ऐसा ही चल सकता है। एग्जाम देने जा रहे हो कि यार मैं तो भूल गया, सारा ही भूल गया, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा सर, मैं तो ये इतना सारा कैसे याद करूं, मुझे तो दिमाग ही चकरा गया। अरे भाई, ये चीजें ऐसे सोचने की नहीं होती। बस आपका काम है बार बार रिविजन करने का, अच्छे से रिविजन करने का। 3 से 4 बार रिविजन होना चाहिए। एक बार रिविजन की सीरीज में, टेस्ट सीरीज इसीलिए चला रहा हूं कि आप लोग रिवाइज कर सकें। क्लियर, उसके बाद आपको एक राउंड अपना लगाना और एक राउंड एग्जाम देते समय लगाना है, तो 4 राउंड हो जाएंगे ना। एक तो मेरा पढ़ाया हुआ, एक टेस्ट सीरीज के साथ वाला, एक खुद का और एक एग्जाम के पास वाला। 4 राउंड में डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जो है जबरदस्त बूस्ट होगा। क्लियर, रही बात 9-10th की, तो दोस्तों वो कोर्स भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लाने वाला हूं। 1 तारीख के लगभग मैं लाने का प्रयास करूंगा। ध्यान रहे, मैं
ऑफिशियली जिसकी फीस ली थी आप लोगों से तांडव बेच ग्रेजुएशन की, वो तो कंप्लीट करवा ही रहा हूँ, उसकी मैंने इसमें कोई फीस नहीं ली। क्लियर। अब उसका क्या रहता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्लियर दोस्तों। न्यूमेरिकल एनालिसिस में स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल एनालिसिस में कुछ पार्ट हमने 3 लेक्चर थे, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट था ना वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या था आपके डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फैक्टोरियल नोटेशन, इस टाइप के थे। क्लियर। अब बीच में ही मैं एक इसमें ना डिफरेंस इक्वेशन घुसेड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डिफरेंस जो है ना वो बेसिक फंडामेंटल जो है ना उस पर ही बेस्ड है, फॉरवर्ड बैकवर्ड इस टाइप के। एक कंफ्यूजन सा रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन में, कि हमें यही लगता है कि यार ये डिफरेंस इक्वेशन जो है ना, अच्छा हमें क्या लगता है, मुझे यही लगता था, मैं तो गौर करके देखा ना यहां पहुंच गए तब, ये तो अलग है मामला, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं, डिफरेंस इक्वेशन अंतर समीकरण जो चलती थी ना उसका पार्ट है। दोस्तों यहां पर इससे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, यूं मान लो 4 या 5 क्वेश्चन, ऐसे मान सकते हो आप। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि इस पार्ट से, ये जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है ना, इससे 2 से 3 क्वेश्चन और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 4-5 का रेशो रहता है। क्लियर। डिफरेंस इक्वेशन वाला जो पार्ट है बहुत इजी है और बहुत सस्ते में हम इसको खत्म कर देंगे। क्लियर। और डिफरेंस इक्वेशन से लास्ट जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, जितने भी क्वेश्चन है वो तो मैं वैसे करवाता हूँ, उनकी ट्रिक क्या है वो भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से बता दूंगा। बहुत ज्यादा चीजें इसमें कॉमन भी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन में, तो आपको हेल्प भी मिलेगी कि यार ये तो चीजें इजीली हमने पढ़ी थी, उसी से तो कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है तो एक फायदा ही हुआ आपने तो। क्लियर। CF और PI निकालना, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, ये सब चीजें जो है ना बहुत सारी चीजें कॉमन है, थोड़ा सा सिस्टम चेंज होगा, उस सिस्टम को हम सीख लेते हैं। देखिए आप, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अंतर समीकरण होती क्या है। वह समीकरण जिसमें y व उसके अंतर संकारक डिफरेंस ऑपरेटर हो किसी समय, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है dy/dx टाइप के डेरिवेटिव होते हैं ना, तो डिफरेंस इक्वेशन में क्या होगा, डिफरेंस ऑपरेटर होंगे, बस यही तो बात है। तो जैसे वो dy/dx होता है ना, यहां पर फॉरवर्ड इस टाइप के चलेंगे डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड yn+2 प्लस फॉरवर्ड yn बराबर qn। वहां क्या था, ऐसे चलता था d2y प्लस dy बराबर फंक्शन ऑफ x, ऐसे चलता था ना। अब यहां पर x की पोजीशन n ले रहा है, एक बात ध्यान देने की है, यहां पर x की पोजीशन कौन ले रहा है, n ले रहा है। क्लियर। एक चेंज तो ये आप लोगों को देखना, और dy/dx की जगह कौन ले रहा है, फॉरवर्ड ले रहा है। अच्छा स्टूडेंट, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, इसको सोल्व करके ही हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो कैसे, देखो इस फॉरवर्ड को e-i ऐसे लिख सकते हैं, e-i ऐसे लिख सकते हैं, और ये qn, ये जब e-i के साथ ऑपरेट होगा तो e के साथ, i के साथ, e के साथ, i के साथ, और qn। अब जब e ऑपरेट होता है तो किस प्रकार ऑपरेट होता है, क्लियर। देखो ये 1 है ना, तो 1 टाइम आगे इंक्रीज कर दो, yn+2 तो था, 1 और आ जाएगा, i में कोई चेंज आता नहीं, e yn के साथ अप्लाई होगा तो yn+1, ये yn और ये qn आ जाएगा, तो yn+3 माइनस yn+2 प्लस yn+1 और माइनस का yn बराबर में qn। क्लियर। एक बात बताओ, e को इधर शिफ्ट करने पर ऐसा लिख सकते हैं, तो एक बात बताओ, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ये चीज आप देख लो कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, e² yn और e/yn और माइनस का yn, यानी ये समीकरण e³ माइनस e² प्लस का e माइनस का 1 और yn के रूप में भी मैं थोड़ी देर में लिख दूंगा, d³ d² d-1, वही वाली समीकरण, d की पोजीशन पर e आ जाएगा। अगली बात समझ में, d की पोजीशन पर क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, x की पोजीशन पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। कंफ्यूज होने के बजाय मजा लो चीजों का कि यार ये चीजें कनेक्टेड है, इसका मतलब कुछ तो वहां का फायदा मिलेगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये आपके पहला वाला पार्ट ये सिखा रहा है आपको, इसको मैं लिखा रहने देता हूं, ये वैसे एक्स्ट्रा पार्ट है। ये वाला पार्ट आपको ये सिखा रहा है कि डिफरेंस इक्वेशन में फॉरवर्ड किस प्रकार ऑपरेट होता है। क्लियर। फंक्शन पर तो ऑपरेट हो, y को तो एपेक्स कहते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर आपके एक इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, और इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आप इसको e-i का होल स्क्वायर yn लिख दीजिए, और ये माइनस का yn और यहां पर आ जाएगा n², तो इसका मीन हो जाएगा आपके e² माइनस 2e प्लस का yn माइनस का yn और n², तो e² इस पर अगर ऑपरेट करेंगे तो ये yn+2 बन जाएगा, माइनस का 2 yn+1 प्लस का yn माइनस का yn
और बराबर में n स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके जो डिफरेंस इक्वेशन, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन ये आएगी। क्लियर, ये अंतर समीकरण हमने प्राप्त कर ली। अब एक बात कर रहा हूं मैं, डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की? डिग्री पावर और डिग्री हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी तो पढ़ा था। यहां पर ऑर्डर की बात कर रहा हूं, सॉरी ऑर्डर की बात कर रहा हूं। ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है वो उसका ऑर्डर हो जाता है, और ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है। डिग्री के लिए हमें देखना पड़ता है कि डिग्री डिफाइन है या नहीं है। डिग्री क्या होती है बताओ, देखिए याद करो। हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट जो पावर होती है वो डिग्री होती है। शर्त ये है कि सारे डेरिवेटिव खुले होने चाहिए। वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो अभी अंतर समीकरण पढ़ा रहा हूं ना। अंतर समीकरण में डिग्री कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट जो आपके पास है ना, हाईएस्ट yn प्लस टाइप का और लोएस्ट, इनका जो डिफरेंस होगा ना वही आपके ऑर्डर होगा। अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर सीधा सा हिसाब ये है कि n+3 में से आप n घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3। क्लियर, गैप बिटवीन yn+3 एंड yn, तो ये आपके कितने का गैप हो जाएगा? 3 का गैप हो जाएगा। इधर देखो ना, डी क्यूब ऐसे लिखा हुआ नहीं क्या? तो ये डी क्यूब का मतलब क्या होता है? थर्ड डेरिवेटिव की। तो ई क्यूब का मतलब भी वही समझो ना यार। क्लियर, तो स्टूडेंट यहां पर ये इससे भी देखोगे ना तो भी आपके ऑर्डर 3 ही रहेगा, और ऐसे देख रहे हो तो अंतर ले लेना आप। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अगर मैं ये पूछूं कि बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? वैसे अगर आप इसको ऐसे लिखते हो ना, अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो e² - 2e और बाहर yn, तब तो आपको परेशानी आनी ही नहीं चाहिए, फटाफटी हम बता देंगे। नहीं, एक्चुअल स्थिति तो यहां पर आपकी यही देखो। एक्चुअल जो स्थिति है ना, मैं थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट को और अपग्रेड कर रहा हूं कि ऑर्डर क्या होगा कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट, थोड़ा सा और स्टेटमेंट को अपग्रेड कर रहे हैं। तो यहां पर अगर ऑर्डर आपको निकालना होगा ना, तो ऑर्डर आपकी क्या आएगा दोस्तों? ये ऑर्डर आ जाएगा आपके n+2 माइनस में n+1, यानी इसका ऑर्डर आएगा आपके 1। आ गई बात समझ में? तो यहां तक कि अगर मान लो कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर, तो यहां पर आपके ऑर्डर की ही बात कर रहे हैं। ऑर्डर क्या है? लार्जेस्ट आर्ग्यूमेंट माइनस लोएस्ट आर्ग्यूमेंट, वही ये लार्जेस्ट और ये लोएस्ट। ऐसे ही यहां पर आप देख लो, ये लार्जेस्ट और ये आपकी क्या है? लोएस्ट है। तो लार्जेस्ट जो होता है उसी को, लार्जेस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। क्लियर, ये वाली जो स्थिति है ये बस एनालिसिस करने के लिए ठीक है, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं होती। हमेशा सत्य तो यही बैठेगा। क्लियर, अब स्टूडेंट यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, ऑर्डर हो गया। अब तक हमने क्या सीखा कि शिफ्ट कैसे करवाते हैं, फॉरवर्ड कैसे लेते हैं। क्लियर, x किससे रिप्लेस हुआ? n से रिप्लेस हुआ। e किससे रिप्लेस हुआ? d से रिप्लेस हुआ। क्लियर, अब मैं बात कर रहा हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंस इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है? लीनियर डिफरेंस इक्वेशन में क्या होता है? जितने भी yn+k समीकरण में है उन सब पर पावर 1 ही होनी चाहिए। जितने भी yn+k हैं उन सब पर पावर क्या होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए। क्लियर, अब यहां पर आप देखो, अच्छा आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कोई ऐसी समीकरण सरल नहीं की है? dy/dx ऐसी समीकरण आपने सरल की है क्या? ऐसी समीकरण मेरे हिसाब से नहीं आई थी वहां। क्लियर, तो स्टूडेंट यहां पर भी वही बात है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जितने भी आपके yn+k दे रखे हैं उन सब पर पावर 1 होनी चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि जितने भी yn+k टाइप के हैं ना, yn+k, yn+1, yn+2, ये सारे स्वतंत्र होने चाहिए। कोई भी दो मल्टीपल में या डिवाइड में नहीं होने चाहिए। यानी yn+k और yn+r का गुणा कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो तो वह समीकरण डिफरेंस इक्वेशन कहलाती है। अगर ये दोनों शर्तें लागू हो जाती है तो हम उस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं? रेखिक अंतर समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यदि इनमें से कोई भी एक फेल हो जाती है तो उसको आप नॉन लीनियर या अरेखिक अंतर समीकरण कहेंगे। क्लियर, अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, आइडेंटिफाई करो कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है और कौन सी नॉन लीनियर है।
वाई एन प्लस के टाइप के जितने भी है उन पर पावर 1 ही होनी चाहिए, सब पर पावर 1 है, और कोई भी मल्टीपल में है क्या, नहीं है, तो इसको आप क्या कहोगे, दिस इज लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। बार बार आदत पड़ी हो, डिफरेंस इक्वेशन। ये इक्वेशन जो आपको दे रखी ना, इसमें दो मल्टीपल हो रहे हैं, तो ये नॉन लीनियर है। ये क्या है, नॉन लीनियर है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी नॉन लीनियर है, क्योंकि इस पर पावर आ गई ना, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। ये डिफरेंस इक्वेशन दोस्तों ऐसी बुक भी हो सकती है आप लोगों के लिए जो आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी हो, तो इसके सोर्सेज आपको नहीं ढूंढने। मैं इसको 100% जितना पार्ट है वो वैसे कवर करवा दूंगा। वैसे तो एनए में नहीं मिलेगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिफरेंस वाला जो डिफरेंस इक्वेशन वाला जो पार्ट है, इसकी एक अलग बुक चलती थी, अंतर समीकरण। वो कभी तो क्या है कि ग्रेजुएशन में शामिल कर लेते हैं, कभी कोई यूनिवर्सिटी शामिल कर लेती है, कभी कोई यूनिवर्सिटी शामिल कर लेती है, तो कुछ बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। जिनको नहीं मिलता है उनको लगता है कि यार ये हमारे लिए नहीं हो सकती, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चीजें सफिशिएंट आपके सामने पेश की जाएगी। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर आपके सामने है रेखिक अंतर समीकरण के आगे के और फंडामेंटल, कि रेखिक अंतर समीकरण जो आपको दे रखी है वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहली बात, रेखिक अवकल समीकरण है, इसका मतलब रेखिक अंतर समीकरण, अंतर समीकरण है, ऑब्वियसली सारे वाई एन पर पावर 1 ही होगी, और कोई भी इंडिविजुअल मतलब कोई भी आपस में मल्टीपल में नहीं लिखा होगा। अब बराबर में जो आपके क्यू एन आएगा कभी तो, और कभी क्यू एन नहीं आएगा। जब यहां पर आपके बराबर में क्यू एन नहीं होना, यानी क्यू एन का मान 0 हो, तो उसको आप समघाती कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, समघाती। उसमें थोड़ा अलग था, उसमें समघाती कब कहते थे, जब एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाई प्लस वाई, ऐसे उसको होमोजीनियस कहते थे डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये डिफरेंस इक्वेशन है। डिफरेंस इक्वेशन में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इक्वल में अगर मान लो 0 लिखा हुआ तो होमोजीनियस, और इक्वल में अगर मान लो कोई फंक्शन लिखा हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस कहेंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई, बताओ ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, तो बराबर में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या है, ये होमोजीनियस है। क्लियर। अंतर समीकरण का निर्माण, डिफरेंस अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते थे, अवकल समीकरण का निर्माण, अरे भाई हम क्या करते हैं कि गिवन फंक्शन में आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उनको हटाने के लिए उतनी ही बार अवकलन करते थे, डिफरेंशियल करते थे। यही सिस्टम यहां पर है कि किसी भी इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार आप क्या करोगे, यहां पर फॉरवर्ड लोगे, डिफरेंस लोगे। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंस लोगे, 2 बार क्या लेंगे, हम डिफरेंस लेंगे, और 2 बार लेने का मतलब उसकी कोटि 2 हो गई, ऑर्डर 2 हो गया उसका। क्लियर। तो स्टूडेंट ये आपके स्वेच्छ अचर आर्बिट्री कांस्टेंट के विलोपन से प्राप्त किया जाता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन गिवन इक्वेशन। क्लियर। अंतर समीकरण की कोटि किसके बराबर होती है, समीकरण में आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाने के बराबर, या आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या के बराबर होती है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये फर्स्ट ग्रेड 2020 का सवाल है। क्लियर। इसका सॉल्यूशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको एक सिस्टम सिखा रहा हूं पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन आ जाने के बाद मैं इसको फिर से वापस आप लोगों को समझाने वाला हूं। जो सॉल्यूशन में 1 पेज का है वो अपने लिए 1 लाइन का होगा। क्लियर। देखिए आप, अंतर समीकरण का व्यापक हल, वही वहां निकालते थे ना CF और PI, वो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता था। ऐसे यहां पर अंतर समीकरण का भी हल आता है, और बहुत सारी चीजें कॉमन होगी, कुछ डिफरेंट होगी। अंतर समीकरण का हल निकालना है, अंतर समीकरण का व्यापक हल। यदि डिफरेंस इक्वेशन FEYN बराबर QN हो, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल YN, क्या होगा, CS प्लस PS। क्लियर। CS प्लस PS, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ऐसे कह सकते हैं आप। वहां पर CF और PI कहते थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर। यहां पर क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर। तो स्टूडेंट आप तो सॉल्यूशन निकालने पर विचार करो कि ये CS और PS आते कैसे हैं, इन पर विचार करें। CS डिपेंड करेगा इस पर और PS डिपेंड करेगा इस पर, जैसे CF डिपेंड करता था ना इस पर और PI डिपेंड करता था इस पर, वही सिस्टम यहां पर। डिफरेंस मेथड ऑफ फाइंडिंग CS फाइंड करने के, आप क्या करोगे, सबसे पहले जितने भी E आपको दिखेंगे उनकी जगह
m रख देना ताकि एक ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण का निर्माण हो सके। m में d की जगह m रखते थे, e की जगह m रख दो। जैसे कि ये समीकरण आप देख पा रहे हो, अगर मुझे पूछे कोई कि इस डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, पहले e में चेंज करूंगा, ऐसे आ जाएगी, फिर मैं इसका m क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस प्लस m माइनस 1 ऐसे लिखकर m की वैल्यू निकाल लूंगा, और क्या। क्लियर? तो बिल्कुल यहां पर भी ऐसे ही करना आपको। ये जो सिस्टम दे रखा है कि सहायक समीकरण एफ एम बराबर 0 को हल करके मान निकालेंगे। केस फर्स्ट, यदि सभी m वास्तविक और भिन्न भिन्न आते हैं, रियल भी आते हैं और भिन्न भिन्न भी आते हैं, जैसे आपने एफ एम में एक समीकरण को हल किया और m के मान आ गए m1 m2 m3 एंड सो ऑन, सारे रियल भी है डिफरेंट भी है, तो आपके ये सॉल्यूशन CS क्या होगा, C1 m1 की पावर n, m1 की पावर n, m2 की पावर n, m3 की पावर n। n क्या है? n वो संख्या बस फिक्स रहेगी। जैसे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने m स्क्वायर माइनस 2m और प्लस 3 ऐसे मान लो एक समीकरण को सरल किया और m के मान आ गए 2 और 3, क्या लिखते थे? C1 बराबर e की पावर 2x और C2 e की पावर 3x ऐसे लिखते थे ना। आपको ये कहेगी सर e क्या है? e कुछ नहीं भाई, सिस्टम का पार्ट। तो यहां पर भी क्या है? n क्या है? सिस्टम का पार्ट। क्लियर? 2 की m की वैल्यू एक तो आ गई, जैसे 2 और एक आ गई 3, तो आप क्या लिखोगे? C1 2 की पावर n और C2 3 की पावर n, बस ऐसे लिख देंगे। इस चीज को डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे लिख रहे थे, इस चीज को यहां पर हम इस प्रकार लिख देंगे। आगे बात समझ में? तो स्टूडेंट यहां पर अगर m के रिजल्ट डिफरेंट हुए तो क्या लिखोगे? C1 m1 की पावर, जो भी रूट है उसकी पावर में n लगा दो बस। क्लियर? अगर मान लो कुछ रूट्स रियल तो है, सारे के सारे रियल तो है, लेकिन कुछ सेम हो गए। कितने सेम हो गए? 2 सेम हो गए। आप क्या करो? पहले क्या करते थे, जैसे 1 1 2 आ गया, आप क्या करते थे? C1 प्लस C2 x e की पावर x और C3 e की पावर 2x, यही तो करते थे। अब भी यही कर दो। x की पोजीशन पर क्या आता है? यहाँ पर n आता है। x की पोजीशन पर क्या आता है? n आता है। तो यहां पर आप क्या जाएगा? C1 C2 n, और यहां पर आपके e की पोजीशन पर रूट आता है, e की पोजीशन पर रूट आता है m की पावर में n। आगे बात समझ में? तो अगर मान लो जैसे m1 और m2 बराबर है, तो C1 प्लस C2 n m1 की पावर n, और फिर डिफरेंट वाले का सिस्टम तो वही। क्लियर? अगर 3 सेम होंगे तो 3 का हिसाब देख लेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं आपको, अगर काल्पनिक आ जाए, जैसे रियल की तो बात कर ली, काल्पनिक आ जाए तो CS कैसे निकालेंगे? पाई की पावर में n और C1 कोस n थीटा और C2 साइन n थीटा। ये पाई क्या है? तो r ये है, पाई बराबर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, r भी कह सकते हैं आप इसको, r की पावर n। थीटा कहां से लाओगे? तो टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा से निकालेंगे। क्लियर? एक नोटेशन ये फिर से मैंने लिखा है शुरुआत से जो बात की थी, yn प्लस के को आप क्या लिख सकते हो? e की पावर में k और yn आप लिख सकते हो। क्लियर? तो स्टूडेंट बताओ ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं भी आई होगी तो आ जाएगी। क्लियर? आज का सेशन जो है मैं CS निकालने तक आपको बताऊंगा, फिर PS नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। क्लियर? अब देखिए, आप एक इक्वेशन दे रखी है और इसका सॉल्यूशन आपको निकालना, और वैसे भी इसमें PS कहां से लाओगे? बराबर में कुछ है ही नहीं, कहां से लाओगे? तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, देखो e स्क्वायर yn माइनस 5e yn प्लस 6i yn और बराबर में 0। क्लियर? तो yn अगर आप कॉमन लेते हो तो e स्क्वायर माइनस 5e प्लस का 6 और ये आ जाएगा yn। i को 1 जैसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप क्या करते हैं? yn इक्वल्स टू तो 1 पुट कर देते हैं और e बराबर m पुट करते हैं, तो ये m स्क्वायर माइनस 5e नॉट e m प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करोगे तो m की वैल्यू 2 और 3 आ रही है। m की वैल्यू क्या आ रही है? 2 और 3। तो बताओ CS आपकी क्या आ जाएगा? C1 2 की पावर n और C2 3 की पावर n। बस हो गया काम। उसमें लिखते थे उसका थोड़ा सा अपोजिट चलता है, अपोजिट नहीं चलता लेकिन इसका अपना सिस्टम है। अगली बात समझ में? ये आपके इक्वेशन हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहां पर अच्छा एक बात बताओ, C1 और C2 दो अलग अलग कांस्टेंट आने का मतलब आपके क्या है? y अधिकतम n+2 तक जाएगा। इसकी जो ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है वो कितना होगा? 2 होगा। ये भी आपसे इससे क्या होता है कि आपके ऑप्शन में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो हम ये चीजें लॉजिक लगा सकते हैं, यार C1 C2 है, इसका मतलब हाईएस्ट D2 तो हो गई होगा, और दूसरी बात इसका ऑर्डर भी 2 होना चाहिए, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्लियर?
अब स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन मैं आप लोगों को सैंपल के लिए बता रहा हूं। जैसे इस इक्वेशन की मैं बात करूं तो ये ई क्यूब माइनस का 3e और माइनस का 2 और ये वाई एन आ जाएगा ना। तो आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर बनाते हो सहायक समीकरण तो ये एम क्यूब माइनस 3m माइनस का 2 इक्वल में 0। क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का वैसे तो कार्डन मेथड आता है, लेकिन कार्डन मेथड तो अपने आप में बहुत भारी काम है। कार्डन मेथड के लिए टाइम कहाँ है, आप तो इसमें जुगाड़ लगाओ और वो जुगाड़ आपके संतुष्ट करना चाहिए। m बराबर 1 इसको संतुष्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। -1 नहीं कर रहा है, 1 -1 नहीं कर रहा है, 2 चेक कर लो, 2 कर रहा है। m इक्वल्स टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो m - 2 इसका गुणनखंड होगा। आप क्या लिखोगे, m इक्वल्स टू 2 संतुष्ट करता है। अगर ये m इक्वल्स टू 2 संतुष्ट करता है तो बताओ m - 2 इसका फैक्टर हुआ ना, तो m - 2 को आप 3 टाइम रिपीट कर लो, 3 बार क्या 4-5 बार क्यों नहीं लिख रहे हैं? अरे भाई क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन को तो किसी भी गुणनखंड के लिए बाहर निकालने के लिए 3 बार तो लिखते हैं। क्लियर? अब आप देखो बैलेंस करवाओ, इस m को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि m क्यूब आ जाए, तो m स्क्वायर से, तो m क्यूब हो गया ना। अच्छा ये m स्क्वायर जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2m स्क्वायर आएगा। m स्क्वायर की कितने चाहिए, m स्क्वायर के तो चाहिए ही नहीं, तो फिर हटाओ ना, यहाँ -2m स्क्वायर को हटाने के लिए +2m स्क्वायर क्रिएट करो, तो +2m स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 2m से मल्टीप्लाई करो, तो -2m स्क्वायर और +2m स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा ये 2m जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4m आएगा, और हमें तो माइनस के 4m नहीं चाहिए, माइनस के 3m ही चाहिए, यानी 1m घटे, तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? अब आपकी स्थिति जो है इस प्रकार आ गई, m-2 m स्क्वायर, क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट निकालने के बाद तो आपका काम बहुत इजी हो जाता है। m-1 इसको संतुष्ट कर रहा था, भूल गए, कोई बात नहीं, भूल गए तो क्या हो सकता है, m+1 का होल स्क्वायर बन गया, और इससे आपके रूट्स क्या आ गए, इससे आपके रूट आ गए 2 -1 एंड -1। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, C1 यह आ जाएगा 2 की पावर में n, और C2 प्लस C3n और -1 की पावर में n, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। क्लियर? क्योंकि बेस में तो वो रिजल्ट आता है और बाकी पावर में n आता है, n1 n2 नहीं, बस n आता है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अब हम एक हिसाब ये लगाना सीखे ना यार, जैसे हम वहां पर सॉल्यूशन को देखकर m की रिजल्ट इमेजिन करते थे, ऐसे आप इनको देखकर इमेजिन करना सीखो ना। अगर ये सॉल्यूशन लिखा हुआ तो बताओ m की वैल्यू आपके 2 और 3 नहीं दिख रही क्या, m की 2 वैल्यू क्या 2 और 3 दिख रही है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, केवल ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखकर इसको सेटिस्फाई करवा दो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर? अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ इस सिस्टम को अगर आप देख रहे हैं सॉल्यूशन के रूप में, तो इस सिस्टम का मतलब ये रूट 2 बार रिपीट हुआ होगा, यानी -1 एंड -1, ये अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2, तो इसके रूट आप डायरेक्ट इसको सेटिस्फाई करवा सकते हो। क्लियर? इससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं yn+2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e² -7e + 12 और ये आ जाएगा yn बराबर में 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या आ जाएगी, प्लस का 12 बराबर 0, तो m-3 m-4 बराबर 0। देन स्टूडेंट यहां पर m की वैल्यूज क्या आ गई आपके 3 एंड 4, तो बताओ CS क्या होगा, ये हो जाएगा आपके C1 3 की पावर n, C2 4 की पावर n। E लिखने की आदत है, फटाफट लिख देते हैं। तो अंतर समीकरण में E और X का क्या काम, क्लियर? E रिप्लेस बाई जो रूट्स हैं और X रिप्लेस बाई n, आ गई बात समझ में? तो स्टूडेंट ये इसके सॉल्यूशन आ गए। अब मैं ये वाली इक्वेशन ले रहा हूं, तो इसका तो बहुत इजी आ जाएगा, e - a/n बराबर 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या आ गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन m - a, विश्वास नहीं हो रहा, इतना इजी आ सकता है, m बराबर आ गया a, तो CS क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C1 और a की पावर में n। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूं आगे। अच्छा ये Cn जो होता ना, CS जो होता ना, कंप्लीट सॉल्यूशन किसको कहते हैं हम, कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसको कहते हैं yn को। तो PS अगर बराबर में कुछ नहीं है तो PS तो 0 होगा, तो CS ही तो बचेगा, यानी यहां पर आपके जो CS है ना, ये कहां गए, ये CS, यही yn बन जाएगा, और जो आपकी किसके बराबर होगा, a की पावर n के बराबर होगा। आगे बात समझ में? तो स्टूडेंट यहां पर इसका आप फायदा उठा सकते हो, यहां पर इसमें अप्लाई करके
इसमें जैसे हम पुट करवाते हैं ना, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे संतुष्ट करवाते थे ना सॉल्यूशन को, वैसे आप यहाँ पर एक एक को संतुष्ट करवा सकते हो। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूं आगे। ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप देखो, ये ई स्क्वायर माइनस का ई प्लस का ई, सॉरी प्लस का ई नहीं, प्लस का आई वाई एन और बराबर 0 आ गया। क्लियर? तो इसकी ऑक्सिलरी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी आपके एम स्क्वायर माइनस का एम प्लस का 1 बराबर 0। तो एम बराबर हो जाएगा आपके माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यानी m की वैल्यू आ जाएगी आपके 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन में 2 आ गई, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो एक बात बताओ, पाई निकालोगे ना, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे लिखते हैं हम, पाई की पावर n और c1 कोस n थीटा और c2 साइन n थीटा, ये इसका सॉल्यूशन था। c1 कोस n थीटा और c2 साइन n थीटा। पाई बराबर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और थीटा बराबर टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। तो इसको आप देखिए, तो यहां पर आपके पाई की वैल्यू तो क्या आ जाएगी अंडर रूट में, मैं इधर ही लिख देता हूं, पाई बराबर क्या आ जाएगा आपके अंडर रूट में 1/2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, जो आपके 1 के बराबर हो जाएगा। और थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 3/2 अपॉन में 1/2, तो कट जाएगा, अंडर रूट 3 बचेगा, अंडर रूट 3 केवल ये निकालना आपको। क्लियर? तो कितना आएगा, अंडर रूट 3 कब आता है, π/3 पर, तो ये π/3 आ गया। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है इस प्रकार आ जाएगा, पाई यानी 1 की पावर में n और ये आ जाएगा आपके c1 कोस n थीटा, तो थीटा की जगह आप लिख दो π/3, n π/3 और प्लस में c2 साइन n π/3 आ गया। क्लियर? तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम। अब मैं आपको 2 मिनट के लिए वापस बैक लिए चलता हूं, इसका अभी मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, ऑप्शन दूंगा आपको। अंतर समीकरण क्या होती है ये हमने समझ लिया ना, कि कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है जिसमें y और उसके डिफरेंस दे रखे हैं, उनको अंतर समीकरण कहते हैं। और इन अंतर को कैसे सोल्व करते हैं, e माइनस आई करके। क्लियर? ये जो इक्वेशन होती है ये आपकी एक अंतर समीकरण कहलाती है। क्लियर? और ऐसे इनको वापस जैसे e को आगे शिफ्ट करते हैं ना, ऐसे बैक में भी ले सकते हो, n+3 n लिखकर e स्क्वायर कर दो, n लिखकर e कर दो, ये yn कॉमन लेंगे तो एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। आगे बात समझ में, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट का लोएस्ट के साथ डिफरेंस ले लो, वही उसका ऑर्डर होगा। क्लियर? ऐसे ही यहां पर भी मैंने e माइनस आई का होल स्क्वायर लिखकर ये समीकरण बताई, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर? ऑर्डर निकालने की जो सही स्थिति क्या है, हाईएस्ट का लोएस्ट के साथ जो डिफरेंस आता है। उसके बाद ऑर्डर के बारे में हम बात कर चुके हैं। लीनियर क्या होती है, जिसमें जितने भी yn प्लस टाइप के हैं उन सब पर पावर 1 होनी चाहिए और कोई भी yn प्लस r टाइप के गुणा में नहीं होने चाहिए। क्लियर? अगर ऐसा है तो उसको हम रेखिक कहेंगे, बाकी हम अरेखिक कहेंगे, नॉन लीनियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो समीकरण है ये बिल्कुल इन दोनों बातों का पालन कर रही है कि yn प्लस के में समीकरण, yn प्लस के समीकरण में जितने भी है उन सब में 1 पावर है और कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये लीनियर है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो नॉन लीनियर है, यहाँ पर पावर आ गई इसलिए नॉन लीनियर है। क्लियर? इसके बारे में, इसके बाद हमने रेखिक अंतर समीकरण को भी 2 भागों में बांटा, समघात और असमघात। क्लियर? यानी जिसमें PS भी होगा ना वो असमघात कह देना आप। तो ये जो समीकरण है ये आपके समघात समीकरण का उदाहरण है। अंतर समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट को विलोपित करवा के। क्लियर? तो आर्बिट्री कांस्टेंट, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे ना आपको उतने ही बार डिफरेंशियल लेना पड़ता था, यहाँ डिफरेंशियल लेना पड़ेगा, फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपके डिफरेंस इक्वेशन की कोटि क्या होती है, अंतर समीकरण की कोटि, समीकरण के हल में आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या ही उसकी कोटि होगी। इसका अभी मैं बताने वाला हूं। उसके बाद हमने अंतर समीकरण का व्यापक हल इस पर बात की, तो इस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, 2 नंबर आएंगे, एक क्वेश्चन पक्का है, 2 नंबर आएंगे CS निकालने पर। क्लियर? और बहुत लिमिटेड पार्ट है, ये बहुत बड़ा और व्यापक नहीं है, बहुत लिमिटेड पार्ट है। और अगर आपने सिस्टम को सीख लिया ना तब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना तो जानते ही हैं, इसमें कितना ही उलझो आप उलझोगे ही नहीं, क्योंकि CS आप निकालना सीख गए कि सिस्टम ऐसे काम करता है बस। क्लियर? और PS ऐसे काम करता है, उस तरीके से हम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर
अगर सारे रूट अलग हो तो रूट तो आते हैं आधार में और पावर में हमेशा n आता है, दो रूट सेम होना तो c1 प्लस c2n और पावर में आपके ये m की पावर n इस प्रकार। काल्पनिक हो तो पाई की पावर n c1 cos n थीटा c2n थीटा। क्लियर। पाई कहां से लाओगे अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थीटा कहां से लाओगे टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ कोई प्लस माइनस की परवाह नहीं करनी है। ये 2-3 समीकरणों के सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिए। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर मैं इसके कुछ ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये इसके आपके ऑप्शन लिख देता हूं, फिर मैं वापस इस क्वेश्चन को करता हूं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RK क्लासेस को और करें अपने फर्स्ट एंड सेकंड मैथ्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इस क्वेश्चन की जिसके ऑप्शन आपके सामने है। क्लियर। इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना वैसे तो, कि अगर yn ये है ना तो बताओ उसके लिए कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सूटेबल रहेगी। एक बात बताओ, इन दोनों को देखकर आपको नहीं लग रहा क्वेश्चन में जो आपके रिजल्ट दे रखे हैं उससे आपके m की वैल्यू एक तो 2 नहीं दिख रही है और एक n दूसरे m की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, m की वैल्यू 2 और 3 दिख रही है। अब आप ए ऑप्शन की एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो तो क्या बनेगी, e स्क्वायर माइनस का 5e प्लस का 6। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके डायरेक्ट रख दो, आप तो e की वैल्यू रख दो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 6 संतुष्ट कर रहा है क्या, m बराबर 2 रखो। देखिए 4 और 6 10, 10 माइनस 10 कर रहा है, 3 रखो। देखिए 9 और 6 15 और माइनस 15, m बराबर 2 व 3 एक को संतुष्ट करता है। जो आपके ए ऑप्शन है एक को संतुष्ट करता है, और संतुष्ट करता है तो आपका जो आंसर है वो ये होगा, बाकी कोई भी नहीं होगा। आप रख के देख लो 6 और e स्क्वायर यानी m स्क्वायर, तो यहां पर रख के देख लो, बी वाले ऑप्शन में रख के देख लो, ये m स्क्वायर माइनस 6m और प्लस का 5 बन रहा है। तो रखो, देखिए इसमें m बराबर 2, तो m बराबर 2 रखोगे तो 4 और 5 9 और ये माइनस का 12 संतुष्ट नहीं कर रहा है। 3 रखोगे तो 9 और 5 14 माइनस का 18 नहीं कर रहा है। क्लियर। तो ये इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी क्लास। क्लियर। कुछ छोटी कुछ बड़ी नहीं, हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बस कनेक्टेड रहे हैं। ये भी मेरा एक उद्देश्य है कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंचती रहे, इसलिए भी मैं बहुत ज्यादा दाड़ फाड़ नहीं कर रहा हूँ कि एक ही क्लास 1.5-2 घंटे की करके फटाफट तामझाम समेट ले। बस मैं आपके साथ बस वो कम्युनिकेट रहूं ताकि मेरी बात समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इस तरीके से। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके PS के साथ। थैंक यू।